हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट्स के बारे में। ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग समझ लेंगे कि सॉल्वेंट्स के कितने टाइप होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो सॉल्वेंट्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्पस, उनका ज़रूरत क्या था। तो पर्पस के हिसाब से हमारे पास सॉल्वेंट दो टाइप के हो जाते हैं। पहला जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन पार्टिसिपेटरी। नॉन पार्टिसिपेटरी मतलब जिस सॉल्वेंट का रिएक्शन में कोई यूज़ नहीं है, मतलब वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इस्तेमाल तो है बट वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और दूसरा जो टाइप हो जाएगा वो हो जाता है हमारे पास पार्टिसिपेटरी, मतलब वो खुद भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो इन दोनों टाइप्स को इंडिविजुअली हम लोग समझ लेते हैं पहले, फिर हम लोग उसके आगे जाएंगे। तो नॉन पार्टिसिपेटरी जो टाइप है, इसका काम क्या है? तो इसका सिंपल सा काम है to dissolve the reactants, to dissolve the reactants। तो इसका एक ही काम है कि इसको रिएक्टेंट को डिसॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है। तो इसमें सिंपल सा आप याद रख लेंगे दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक जैसा नेचर जिनका होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, वो आपस में इजीली ऐड हो जाएंगे, नहीं तो नहीं ऐड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पोलर सॉल्वेंट for polar reactants, polar solvent for polar reactants, and non-polar solvent for non-polar reactant। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको अल्कोहल डिसॉल्व करना है, तो अल्कोहल तो खुद भी एक सॉल्वेंट के टाइप है, वाटर में भी ऐड हो सकता है क्योंकि दोनों का नेचर क्या था? पोलर नेचर था। वही नॉन पोलर में जाए तो हाइड्रोकार्बन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। हाइड्रोकार्बन कहाँ पे हो सकता है डिसॉल्व? तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास किसी दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड किया जा सकता है, जैसे कोई और हाइड्रोकार्बन ही हो गया, उसी में ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसको याद रखेंगे। इसके बाद समझ लेते हैं हम लोग पार्टिसिपेटरी टाइप क्या है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी का मतलब है जो रिएक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन रिएक्शन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन रिएक्शन। तो रिएक्शन में इसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। कैसे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है? इट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एसिड, मतलब H प्लस का सोर्स के टाइप एक्ट कर सकता है, प्रोटोन का सोर्स, इससे H प्लस मिल सकता है हमको, ये कर सकता है। या फिर इट कैन एक्ट एज अ बेस, क्या करेगा? रिमूविंग प्रोटोन, तो प्रोटोन को हटाने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, रिमूविंग प्रोटोन। या फिर इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, ये न्यूक्लियोफाइल के टाइप भी एक्ट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो सॉल्वेंट्स का दो टाइप हो गया अपने पास पर्पस पे बेस्ड, पहला नॉन पार्टिसिपेटरी और दूसरा पार्टिसिपेटरी। नॉन पार्टिसिपेटरी का मतलब जिसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन में नहीं है, पैसिव वे में इन्वॉल्व हो रहा है। और पार्टिसिपेटरी का मतलब जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, जो खुद H प्लस दे रहा है या H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, और इट इज इटसेल्फ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा जहां पे होगा वो हमारा पार्टिसिपेटरी टाइप हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें भी। अभी नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? डिपेंडिंग अपॉन दी पोलर नेचर, सॉल्वेंट्स हमारे पास फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं दो टाइप्स में। ठीक है, किस किस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? एक तो हम लोग इसको बोल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट, और एक बोल सकते हैं हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट में क्या है, तो किसको बोलेंगे? तो पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हो जाएगा जिसके पास लार्ज डाइपोल मोमेंट हो, लार्ज डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो जाएगा हमारे पास वेरी स्मॉल और जीरो डाइपोल मोमेंट,
तो जिनके पास डायपोल मोमेंट बहुत ही कम हो या ज़ीरो हो वो नॉन पोलर हो गया, और जिनके पास बहुत ज़्यादा हो वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट हो गए। तो पोलर सॉल्वेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने पास H2O ले सकते हैं हम लोग, और नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे बहुत सारे लिए जा सकते हैं, जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, डाइथाइल ईथर ले सकते हैं, डाइथाइल ईथर ले लिया, बेंजीन ले लिया, गैसोलीन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हो गए ये हमारे हो गए नॉन पोलर सॉल्वेंट के टाइप्स। तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब जिसके पास लार्ज डाइपोल मोमेंट होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब जिसके पास बहुत ही छोटा डाइपोल मोमेंट हो या फिर जीरो डाइपोल मोमेंट हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन H प्लस, कि किसी के पास हाइड्रोजन मिल सकता है, OH या NH बॉन्ड है या फिर नहीं है, तो उसके बेसिस पर हमारे सॉल्वेंट फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं दो टाइप में। एक तो हमारा हो जाता है प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा हो जाता है हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? तो प्रोटिक सॉल्वेंट में आप याद रखेंगे कि प्रोटिक सॉल्वेंट में OH या NH बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। OH या NH बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल देख सकते हैं आप, तो H2O में OH बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, C2H5OH में OH बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, RNH2 एमाइन में अपने पास NH बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, NH3 में NH बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इनसे क्या होगा, कैन पार्टिसिपेट इन H बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहां भी H बॉन्डिंग फॉर्म होना हो, एंड कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ H प्लस, मतलब प्रोटोन के सोर्स हो सकते हैं। जहां भी H प्लस का रिक्वायरमेंट होगा ये वहां आ सकते हैं हमारे पास, दे कैन प्रोवाइड H प्लस। ठीक है, नेक्स्ट अपने को समझ लेना है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है। तो प्रोटिक था जिसमें अपने पास H मिल सकता है, तो एप्रोटिक हो जिसमें H नहीं मिलेगा। बट H नहीं मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि H है ही नहीं उसके पास H है, मे हैव H, बट लैक OH और NH बॉन्ड। मतलब इसके पास हाइड्रोजन तो अवेलेबल हो सकता है, बट इसके पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन या नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन नहीं होगा। नहीं होने से इट कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड। तो H बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, तो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप था वहां पे ये इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो प्रोटिक कैन फॉर्म H बॉन्ड, एप्रोटिक कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड। तो ये दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो अब इसी में आप चाहें तो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसको समझ सकते हैं। तो पोलर समझ गए हम लोग, नॉन पोलर समझ गए। अब पोलर में पोलर प्रोटिक कर सकते हैं, पोलर एप्रोटिक कर सकते हैं। पोलर प्रोटिक क्या हो गया, जिससे H बॉन्डिंग बन सकता है, और पोलर एप्रोटिक क्या होगा, जिससे H बॉन्ड नहीं बनेगा। तो वो भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम लोग ले लेंगे, क्योंकि हमारे SN रिएक्शन जो होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनमें इनका इस्तेमाल होगा। तो देखिए, अगर आपने लिया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स with higher dipole moment, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, डू नॉट पार्टिसिपेट इन H बॉन्डिंग, डू नॉट पार्टिसिपेट इन H बॉन्डिंग, नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हाई पोलैरिटी का फायदा क्या है, हाई पोलैरिटी, देयर हाई पोलैरिटी allows them to dissolve charged species
charged species such as Cn minus, OH माइनस, ठीक है। तो चार्ज स्पीशीज डिजॉल्व इसलिए हो गए क्योंकि पोलर नेचर वहां पे उसका था, लेकिन लैक ऑफ H बॉन्डिंग से फायदा क्या होगा हमें? तो लैक ऑफ H बॉन्डिंग, lack of H bonding means nucleophiles are relatively free in solution, making them more reactive, तो न्यूक्लियोफाइल्स आर रिलेटिवली फ्री इन सॉल्यूशन मेकिंग देम मोर रिएक्टिव। ये कब होगा? जब हमारे रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो। खास करके ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा SN2 वाले पार्ट में, क्योंकि SN2 में क्या होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। तो जब हमारा न्यूक्लियोफाइल फ्री होगा तो रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि SN2 रिएक्शन क्या करता है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स आर कंपैरेटिवली फ्री एंड दे आर मोर रिएक्टिव। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग इसके। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ले सकते हैं। एसीटोन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3COCH3, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ऐसा हो जाएगा अपने पास, ठीक है। वैसे ही हम लोग एसीटोनाइट्राइल ले सकते हैं, H3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एसीटोनाइट्राइल हो गया हमारा। तो ऐसे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका DMF हो जाता और बहुत सारे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग, हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर रहा तो वो क्या करेगा। तो नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देखिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कब यूज करेंगे? तो यूज्ड एज सॉल्वेंट most commonly for their conjugate base, मतलब जब उनका कॉन्जुगेट बेस रहेगा तब वो नॉर्मली इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे OH माइनस, तो OH माइनस कहाँ से मिलता है? H2O से। तो OH माइनस हम लोग H2O में ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा सकता है। या एल्कोक्साइड आयन RO माइनस इन ROH ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे हम लोग एमाइड आयन NH2 माइनस इन अमोनिया ले सकते हैं, NH3 में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इन दैट केस दे विल एक्ट एज वीक न्यूक्लियोफाइल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक एसिड। अगर अपना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इट कैन एक्ट एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, ठीक है। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक एसिड के प्रेजेंस में हमारे पास एक्ट कर सकता है। तो ये कुछ थे हमारे पास सॉल्वेंट्स के बारे में बातें, जो आगे चल के ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में बहुत यूज़ होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट, इंटरमीडिएट, इन सब के साथ साथ सॉल्वेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि रिएक्शन जहाँ पे हो रहा है वो सॉल्यूशन के अंदर में हो रहा है और सॉल्यूशन का बेस जो है वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और वो समझने के लिए ये पार्ट समझना हमारा बहुत ही ज़रूरी है।